चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्टर चैप्टर के एमसीक्यूज। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज। अब बच्चों, ये क्वेश्चन समझने के लिए और इसका आंसर समझने के लिए मैं आपको जल्दी से एक कंसेप्ट समझा देना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो 2 मिनट के अंदर आपको उसका आंसर भी समझ में आ जाएगा। 2 मिनट की बात है, शांति से आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, एक कंपनी है, उसका नाम है त्रिमूर्ति कंपनी। उस कंपनी के अंदर टोटल 11 डायरेक्टर्स हैं और 11 के 11 डायरेक्टर्स फुल्ली ऑक्यूपाइड है। फुल्ली ऑक्यूपाइड का मतलब त्रिमूर्ति कंपनी में 11 डायरेक्टर्स अभी ऑलरेडी हैं और वो 11 की 11 डायरेक्टर्स के पास में इतना सारा काम है कि उनके पास में वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। बहुत सारा काम है, बिजी है। 11 के 11 डायरेक्टर बिजी हैं। ठीक है साहब। अब हुआ क्या, हुआ ऐसा कि त्रिमूर्ति कंपनी के पास में कुछ एडिशनल काम आया। कोई क्लाइंट था, उस क्लाइंट ने त्रिमूर्ति कंपनी से कांटेक्ट किया, बोला साहब मेरा ये काम है, ये कर दो। अब त्रिमूर्ति कंपनी बोले कि यार ये काम तो डायरेक्टर करता है और मेरी कंपनी के जो टोटल 11 डायरेक्टर्स हैं वो 11 की 11 फुल्ली ऑक्यूपाइड है, 11 की 11 के पास में टाइम नहीं है। तो यार फिर ये काम होगा कैसे? तो त्रिमूर्ति कंपनी ने सोचा कि ये मेरे पास में एक एडिशनल वर्क आया है और क्यों ना मैं इस एडिशनल वर्क के लिए एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लूं। क्यों कर लूं? क्योंकि मेरे पास में एडिशनल वर्क आया है, इसलिए मैं कोई एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लूं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो डायरेक्टर है एग्जिस्टिंग, उनके पास में समय नहीं है, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। ठीक है साहब। तो राजपाल यादव जी को पता लगी ये बात। राजपाल यादव जी पहुंचे त्रिमूर्ति कंपनी में, बोले कि साहब मैंने सुना है आपके पास में कोई एडिशनल वर्क आया है और आप एक एडिशनल डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं, आप मुझे अपॉइंट कर लीजिए अपनी कंपनी में एज एडिशनल डायरेक्टर। तो त्रिमूर्ति कंपनी बोले कि राजपाल यादव जी, हम बड़े खुश होते आपको अपना एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने में, हमें बहुत खुशी होती, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको याद है आप पहले कभी हमारे पास में नॉर्मल डायरेक्टर बनने के लिए आए थे। आप पहले हमारे पास में नॉर्मल डायरेक्टर बनने के लिए आए थे और तब हमने अपनी जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स से डिस्कशन किया था कि क्या राजपाल यादव जी को हम अपनी कंपनी में नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट कर ले। ऐसा हुआ था पहले, लेकिन आपके अगेंस्ट में वोट आई थी, लोगों ने मना कर दिया था आपको हमारी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट करने में। तो आप नॉर्मल डायरेक्टर जब बनने आए थे कंपनी में पहले, आप तब ही रिजेक्ट हो गए थे। और जो इंसान एक बार अगर ओरिजिनल डायरेक्टर मतलब पहले डायरेक्टर बनने के लिए आया था, वो जनरल मीटिंग में रिजेक्ट हो चुका है, तो फिर वो अब कंपनी का एडिशनल भी नहीं बन सकता। कंपनी बोलती है मतलब आप में कुछ कमी है, तभी तो हमने आपको जनरल मीटिंग में नॉर्मल डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट नहीं किया था, अब हम आपको एडिशनल डायरेक्टर की पोजीशन पे भी अपॉइंट नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि अगर हमने आपको एडिशनल डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट कर लिया ना, तो शेयर होल्डर्स के मन में ना एक शक, एक डाउट आ जाएगा। उन्हें लगेगा कि यार त्रिमूर्ति कंपनी और राजपाल यादव जी का कोई चक्कर है, इनके बीच में कोई कनेक्शन है। त्रिमूर्ति कंपनी कुछ भी करके राजपाल जी को डायरेक्टर बनाना चाहती है। लेकिन जब जनरल मीटिंग में मेंबर्स से पूछा, मेंबर्स ने तो मना कर दिया, इसलिए अब इन्होंने क्या किया है, इसको एडिशनल डायरेक्टर बनाकर ला रहे हैं। क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए मेंबर्स की मीटिंग नहीं करानी पड़ती, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है। सेक्शन 161 सब सेक्शन 1। तो बच्चों क्वेश्चन भी यही बोल रहा है।
क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि एक पर्सन मतलब राजपाल यादव जो कि फेल हो चुके हैं नॉर्मल डायरेक्टर बनने से जनरल मीटिंग में, अब अगर वो आते हैं तो वो कौन से डायरेक्टर नहीं बन सकते साहब, वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये यहाँ एग्जाम्पल से भी समझ लिया और एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पर बच्चे। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार सभी बच्चे चैट पर जल्दी से लिखकर बता देंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से सभी बच्चे चैट पर लिखकर मुझे बता दें। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ओके विपिन, सेकंड क्वेश्चन, कैन ही बी, हाँ पूर्वा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो एक क्वेश्चन पूछ रही है पूर्वा की सर आप बोल रहे हो कि राजपाल यादव पहले नॉर्मल डायरेक्टर बनने आए थे पर वो जनरल मीटिंग में फेल हो गए, उन्हें नहीं किया गया नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट, आज वो एडिशनल डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट नहीं हो सकते। ओके गॉट इट। क्या वो दूसरे एडिशनल नहीं हो सकते? क्या वो दूसरे डायरेक्टर बन सकते हैं कंपनी के अंदर? हाँ जी बन सकते हैं। जो भी डायरेक्टर बनना चाहते हैं उसकी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन अगर पजेस करते हो तो बन सकते हैं, एडिशनल नहीं बन सकते, क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर एक्स्ट्रा काम के लिए आ रहा है। अगर वो काम बढ़िया नहीं करेगा तो कस्टमर के माइंड में ना, क्लाइंट के माइंड में एक शक चला जाए, कंपनी की गुडविल खराब हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो अपूर्वा क्लियर है? आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया आपको समझ में कि हाँ बिल्कुल हो सकता, अदर डायरेक्टर पे वो हो सकता है। ओके चलिए सेकंड पे आ जाते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने सेक्शन 149 के अंदर पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि एक कंपनी के, अच्छा पहले तो आपने मिनिमम डायरेक्टर्स पढ़े हैं, आपको पता होगा प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर, पब्लिक के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर, 1 पर्सन कंपनी के अंदर कम से कम 1 डायरेक्टर होना जरूरी है, ये तो पता है। अब मैं बोलूं कि मैक्सिमम डायरेक्टर भी पढ़े हैं कि एक कंपनी के अंदर एक टाइम पर मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, एक कंपनी में एक वक्त पे एक टाइम पे मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? सर नॉट मोर देन 15, 15 हो सकते हैं, 15 से ज्यादा नहीं हो सकते। स्टूडेंट बोलता है सर सिंपल बात आपने समझा दी कि एक वक्त पर एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। एक क्वेश्चन है मेरा, मैंने कहा पूछिए क्या क्वेश्चन है? बोला सर ये जो एयरटेल कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, अडानी ग्रुप है, महिंद्रा जैसे, ये तो सर बहुत बड़ी कंपनीज हैं, इतनी, और इनके पास में ट्रांजैक्शंस बहुत हैं, 15 डायरेक्टर संभाल लेंगे पूरी कंपनी का काम? सर इनको तो एक वक्त पे एट ए टाइम 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स चाहिए। हैं कुछ ऐसी कंपनीज, बड़ी कंपनीज, जिनको 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स लगते हैं, अदरवाइज उनका काम इतने अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएगा। और लॉ बोलता है कि एक वक्त पर एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। अरे तो भाई 15 से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, नॉर्मल प्रोविजन है कि 15 हो सकते हैं एक वक्त पे। लेकिन अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके बोल दें कि साहब हमारी कंपनी में तो एक टाइम पर 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उस केस में 15 से ज्यादा डायरेक्टर भी हो सकते हैं कंपनी के अंदर एट ए टाइम। तो अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एक कंपनी के अंदर मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, बट अगर वो चाहे तो वो उससे 15 से ज्यादा भी अपॉइंट कर सकती है। उसके लिए उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है। किसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है? उसके लिए उसे अप्रूवल लेनी पड़ती है शेयर होल्डर्स की थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन। किसकी लेनी पड़ती है? शेयर होल्डर्स की लेनी पड़ती है थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन। मेरे को बताएंगे सभी बच्चे? मेरे ख्याल से ये क्लियर है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, छोटा सा पॉइंट है। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलिए आगे चलते हैं।
अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 1 डायरेक्टर। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं, आपको बतानी है ये कैरेक्टरिस्टिक कौन सी कंपनी की है। पहले पढ़ लो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही है। एक बोल रहा है कि कंपनी के अंदर कम से कम 1 डायरेक्टर तो होना ही चाहिए, और जो शेयर होल्डर है, मतलब कंपनी का जो मेंबर है, उसी को ही डायरेक्टर मानते हैं हम उस कंपनी के अंदर। ज्यादातर कंपनी के अंदर मैक्सिमम डायरेक्टर 15 हो सकते हैं, बट मिनिमम कम से कम 1 होना चाहिए। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहां नजर आ रही हैं, ये कौन सी कंपनी की है? प्राइवेट नहीं, उसमें तो कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। स्मॉल नहीं, उसमें कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। पब्लिक नहीं, उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें कम से कम 1 डायरेक्टर हो, काम चल जाता है? साहब 1% कंपनी है जिसके अंदर अगर 1 डायरेक्टर हो तो काम चल जाता है। सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो बच्चे 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, मेरे ख्याल से एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, according to section 2 subsection 49 of the Companies Act 2013, previous year का क्वेश्चन है, ये आ चुका है। According to section 2 subsection 49 of the Companies Act 2013 means a director who is in any way whether by himself or through। आप मुझको ये बताएं सिंपल सी बात कि वो कौन सा डायरेक्टर होता है कि ना तो वो खुद हिमसेल्फ या हरसेल्फ, ना तो वो खुद और ना ही उसका कोई रिलेटिव, जिस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं उसके या उसकी किसी भी सब्सिडरी, एसोसिएट या ग्रुप के किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, जिसकी सेक्शन 149 के अंदर अलग से क्वालिफिकेशंस पढ़ी जाती है, जो टोटली कंपनी से और उसकी रिलेटेड कंपनी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखता हो, जिसकी बहुत सारी स्पेशल क्वालिफिकेशंस होती हैं, अगर वो पजेस कर रहे हो तो ही डायरेक्टर बन पाओगे। सर ऐसा तो एक ही होता है, और वो होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो है जो ना तो खुद ना उसके रिलेटिव्स कंपनी से या उसकी किसी भी ग्रुप कंपनी से, एसोसिएट, होल्डिंग, सब्सिडरी, किसी से भी रिलेटेड नहीं है, नहीं है, नहीं है, उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोला जाता है। एक बार सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स पर मुझे ये बताएं कि हमने 4 क्वेश्चन अभी तक पढ़े, चारों समझ में आए कि नहीं आए? चारों में से अगर किसी भी में भी प्रॉब्लम है तो पूछो बिंदास, एक बार चैट पे रिप्लाई करो, पहले बताओ। विपिन बोल रहे क्लियर है, ठीक है। शिप्रा बोल रही है क्लियर है, श्रेया बोल रही है क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर अपन। 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं, ये चीज बहुत डिटेल में पढ़ते हैं आप जब आप LODR पढ़ते हैं सेक्शन बी के अंदर। आपका जो सब्जेक्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ABC। सेक्शन बी के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे आप सेबी के LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। उसके अंदर आपको ये और डिटेल में पढ़ना है, प्लस जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे सेक्शन सी, उसमें और भी डिटेल में पढ़ना है। यहां पे उतना डिटेल में नहीं है, बट फिर भी हम अच्छे से समझेंगे। मैंने आपको बोला बच्चे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टोटली अनरिलेटेड होता है, बिल्कुल भी कंपनी से रिलेटेड नहीं होता है, ना खुद ना उसका कोई रिलेटिव। क्वेश्चन ये आता है कंपनी के अंदर कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने जरूरी? अगर कंपनी लिस्टेड है
तो टोटल जितने डायरेक्टर हैं उनका 1/3 इंडिपेंडेंट होगा। सर क्यों, वजह क्या है? ये तो हम रट लेंगे, आप बोल रहे हो हम रट लेंगे इसको, वजह क्या है? वजह है, देखो कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव और एक होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो डेली कंपनी के अंदर आता है और रूटीन अफेयर्स में एंगेज्ड होता है। नॉन एग्जीक्यूटिव वो होता है जो डेली नहीं आता, रूटीन अफेयर्स में एंगेज्ड नहीं होता। अगर मैं प्रैक्टिकली असलियत में बात करूं तो इनके पास में बहुत पैसा होता है और बहुत पावर होती है, और हर कंपनी चाहती है मेरे कंपनी के अंदर जो नॉन एग्जीक्यूटिव हो ना, वो कोई मार्केट में बड़ा नाम लेकर बैठा हो। जब मैं जिस कंपनी में काम करता था 2013 में, मेरी कंपनी के अंदर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे वो दिल्ली के सबसे बड़े वकील थे। नंबर 2 पर शायद वो आते थे, नंबर 1 या नंबर 2 पर वो आते थे। वो सबसे बड़े वकील थे दिल्ली के, वन ऑफ दी, है ना। और वो हमारी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव थे। तो कंपनी हमेशा ऐसे लोगों को नॉन एग्जीक्यूटिव बनाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेली आ रहा है, वो आपके 10 से 6 नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, तो वो कंपनी के लोगों को जानता है, उसका उससे रिश्ता है। और हो सकता है कि क्योंकि उसका कंपनी के लोगों से रिश्ता है, कंपनी के लोग कभी गलती कर जाए तो शायद वो उनको पनिशमेंट ना दिलवाए, उनके फेवर में बोल जाए कि ठीक है यार ये मेरे जानकार हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी में चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे डायरेक्टर चाहिए जो डेली आकर काम को संभालें, वरना काम कैसे चलेगा। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो डेली नहीं आते, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं ये। और ये एक कंपनी से जुड़े हुए नहीं होते, कंपनी के लोगों से जुड़े नहीं होते, इनकी किसी से कोई दोस्ती नहीं होती, ये जब भी बोलते हैं सच बोलते हैं। क्यों सच बोलते हैं? क्योंकि ये डेली नहीं आते ना, इनका किसी से रिश्ता नहीं बना। हमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की भी जरूरत है, हमें नॉन एग्जीक्यूटिव की भी जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग, जब कंपनी किसी मुसीबत में फंस जाती है, किसी बड़े मैटर में फंस जाती है, तो इनकी एक्सपर्ट एडवाइस लेने को जाते हैं कि साहब आप तो सचिन तेंदुलकर हो इस फील्ड के, आप बताओ अब कैसे निकले इस मैटर से बाहर, आपने तो लाइफ में ऐसे मैटर बहुत देखे होंगे। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तब उस मैटर से बाहर निकला जाता है। नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर ही, नॉन एग्जीक्यूटिव के अंदर ही एक और टाइप का डायरेक्टर होता है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। मैंने बोला नॉन एग्जीक्यूटिव डेली नहीं आते और कंपनी जब भी बोलते हैं सच बोलते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट बनने के लिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा में ही क्वालिफिकेशन माननी पड़ती है। इंडिपेंडेंट तो ये माना जाता है कि वो स्वयं महात्मा गांधी आ गए भाई साहब कंपनी के अंदर, वो जब बोलेंगे सच बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे उसके अलावा, क्योंकि ना तो वो और ना ही उनका कोई रिलेटिव कंपनी से या उसकी एसोसिएट होल्डिंग सब्सिडरी से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं। तो क्वेश्चन अब ये आ जाता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में कितने होने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा होंगे उतना पब्लिक का फायदा है। ऐसे डायरेक्टर जितने ज्यादा होंगे पब्लिक का फायदा है, पब्लिक को लगेगा यार इस कंपनी में इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, फ्रॉड नहीं होता इस कंपनी में। तो कितने होने चाहिए? देखिए, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो टोटल का 1/3। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है, लेकिन इन 3 में से किसी एक कंडीशन में फॉल हो जाती है, या तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या उसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसने पब्लिक से 50 करोड़ से ज्यादा बोरो किया हुआ है। याद रखना, यहां पर मैंने 10 करोड़ और मोर बोला, यहां 100 करोड़ और मोर बोला, यहां पर मैं डायरेक्टली मोर देन 50 करोड़ बोल रहा हूं, 50 करोड़ से ज्यादा। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो टोटल जितने डायरेक्टर हैं उनका 1/3 इंडिपेंडेंट होगा। अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है लेकिन इन 3 में से किसी भी कंडीशन में फॉल हो जाती है, तो फिर उसके अंदर कम से कम 2 लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। अब क्वेश्चन पढ़ लो, ये बोल रहा है एक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। हाँ जी, तो देखिए क्या कंडीशन में फॉल हो रहे हैं। पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, कंडीशन में तो फॉल हो रहे हो, तो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए कंपनी के अंदर? एटलीस्ट 2। तो एटलीस्ट 2। एक बार अगर प्रॉब्लम है, किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया, चैट पर पूछ ले बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझा दो, खुल के बिंदास पूछ लीजिए। अगर चैट पर अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, चैट पर बोल सकता है,
क्वेश्चन पूछ ले, मैं समझा दूंगा, नहीं तो आगे चल रहे फिर अपन। चलिए देखें, 6th क्वेश्चन हमारा, एवरी पर्सन proposed to be appointed as a director by the company in general meeting or otherwise shall furnish a declaration। क्या होता है बच्चों, देखिए, जैसे मान लीजिए मैं मोहित बंसल, मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूं, किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो ठीक है, मैं कंपनी के पास चला जाऊंगा, अपना कैंडिडेचर सीवी दे दूंगा, रेज्यूम दे दूंगा, रेज्यूमी, और बता दूंगा कि साहब मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, ये मेरा काम किया हुआ है, मैंने इतना क्वालिफाइड आदमी हूँ, इंटरव्यू ले लो, बात कर लो, जनरल मीटिंग में कर लो अपॉइंट अगर चाहो तो। ये ठीक है, कंपनी बोलेगी सब कुछ ठीक है, चलिए सब कुछ ठीक है, हम आपको कंसीडर कर लेंगे, मेंबर से डिस्कस कर लेंगे, आपकी हमने कैंडिडेचर ले लिया, सब हो गया, ठीक है। कहीं आप फ्रॉड आदमी निकले तो, आपके ऊपर कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा भाई, आप कोई वैसे आदमी है, गुंडा टाइप आदमी है, कहीं कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपके ऊपर कोई केस चल रहे हैं, हम आपको अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना लें, बाद में हम ही फंस जाएं तो वो बंदा बोल रहा है जो डायरेक्टर बनना चाहता है कि सर बिल्कुल सही बात बोली आपने, एक काम करता हूं सर, मैं एक एफिडेविट लेकर आता हूं। एफिडेविट का मतलब है शपथ पत्र, इस पर जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है, ये लीगल एविडेंस हो सकता है। अगर मैं एफिडेविट में मैं आपको ये लिख कर देता हूं कि मैं क्वालिफाइड आदमी हूं, मैं डायरेक्टर की किसी भी सेक्शन 164 के हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल नहीं होता, आप मेरे ऊपर कोई लीगल केस नहीं चल रहा, और कानून ने जो जो कंडीशंस मांगी है मैं उन सब पे खरा उतरता हूं, आप मुझे डायरेक्टर बना सकते हैं। मैं आपकी कंपनी में जब डायरेक्टर बन जाऊंगा, मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि मैं अपने पूरे डेडिकेशन के साथ में कानून को फॉलो करते हुए काम करूंगा। ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है। अब जब मैंने एफिडेविट में ये डिक्लेरेशन दिया, तब कंपनी बोलेगी अब ठीक है भाई देख, क्योंकि कल को तुमने अगर फ्रॉड किया और गवर्नमेंट हमारे पे पेनल्टी लगाने आई कि तुमने इस बंदे को डायरेक्टर क्यों बनाया, हम बोल देंगे कि सर इसने हमको एफिडेविट लिख के दिया था, हमारी गलती नहीं। तो आप इसको पकड़ो, हमें मत पकड़ो। तो बच्चे, जब भी कोई पर्सन कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, बनने से पहले उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, जिसके अंदर वो ये बताता है कि साहब मैं क्वालिफाइड आदमी हूं, मैं डिसक्वालिफाइड नहीं हूं, आप मुझे बना लीजिए, कोई कानून ब्रेक नहीं हो रहा है, वायलेट नहीं हो रहा है। और वो डिक्लेरेशन दिया जाता है बच्चों DIR 8 के अंदर। किसमें दिया जाता है? DIR 8 के अंदर वो डिक्लेरेशन दिया जाता है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया आपकी बात को, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों अगर प्रॉब्लम है चैट बॉक्स पर पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, नेक्स्ट चल रहे हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन को समझाने से पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना है मुझको, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और लेंथी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लो इसको, ठीक है। देखिए, हर कंपनी को अपनी हर एनुअल जनरल मीटिंग में, हर कंपनी को अपनी हर एनुअल जनरल मीटिंग में टोटल जितने रिटायरिंग डायरेक्टर्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूं टोटल जितने डायरेक्टर्स, वो नहीं बोल रहा हूं, टोटल जितने रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ ऐसे डायरेक्टर्स भी होते हैं जो रिटायर बाय रोटेशन नहीं होते, उनका टाइम फिक्स होता है, वो तभी जाते हैं, या उनको किसी ने और ने बाहर से अपॉइंट किया होता है कंपनी के अंदर, वो ही उसको रिमूव कर सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं, हर कंपनी में, हर कंपनी की हर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर टोटल जितने रिटायरिंग डायरेक्टर्स होते हैं, टोटल जितने रिटायरिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उसका 2/3 एक एजीएम के अंदर रिटायर हो सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट है, हो सकता है, लेकिन जो 2/3 निकल कर आया है उसका 1/3 एक्चुअली में रिटायर होता ही होता है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, हर कंपनी के अंदर हर एनुअल जनरल मीटिंग में
टोटल जितने रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं उनका 2/3 रिटायर हो सकता है। मैक्सिमम लिमिट है कि एक एनुअल जनरल मीटिंग में एक बार में कितने डायरेक्टर रिटायर हो सकते हैं। टोटल रिटायरिंग का 2/3 रिटायर हो सकता है, लेकिन कितने होंगे कंपलसरी है, मिनिमम इतने तो होंगे ही होंगे। 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होगा, 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होगा ही होगा, हर हालत में होगा। क्लियर है ये चीज? स्टूडेंट बोलता है मेरे को समझ में आ गई सर आपकी बात, मेरे को आपकी बात समझ में। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अभी इतना सा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उतने डिटेल में आपको नहीं जा सकता यहां पर समझाने के लिए, क्योंकि फिर तो वो कम से कम मेरे को 15-20 मिनट उसी में लग जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ जाए उतना अपन कर लें। स्टूडेंट बोलता है सर मैं इतना समझ गया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा बताओ क्या क्वेश्चन है। बोला सर देखिए क्वेश्चन मेरा ये है कि सर एयरटेल कंपनी है, उसके अंदर टोटल रिटायरिंग डायरेक्टर्स 11 हैं। कितने डायरेक्टर्स हैं टोटल? रिटायरिंग डायरेक्टर्स 11 हैं। क्लियर ये चीज? मैंने कहा ठीक है सर। सर अब बताइए कि कितने डायरेक्टर्स रिटायर हो सकते हैं। मैंने बोला टोटल जितने डायरेक्टर रिटायरिंग डायरेक्टर हैं उनका 2/3 रिटायर हो सकता है। बोला सर 2/3 तो निकल के आ रहा है 7.33। अब इस 7.33 कैसे करोगे, क्योंकि डायरेक्टर तो इंसान है। मैंने बोला बच्चे बड़े ध्यान से सुन लेना ये बात जो मैं बोल रहा हूं, कि जब भी आप 2/3 निकालोगे, हमेशा अगर वो पॉइंट्स में फ्रैक्शन में आ रहा है तो हमेशा नेक्स्ट नंबर ले लोगे, दैट इज 8। फिक्स है, कोई दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, ये दिमाग ही नहीं लगाना पॉइंट के बाद 5 है कि उससे ज्यादा है कि कम। 2/3 निकाल रहे हो ना, अगर पॉइंट्स में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, नेक्स्ट नंबर लो, बात खत्म करो यहां पर। स्टूडेंट बोलता है ठीक साहब। आप बोल रहे हो कि 8 डायरेक्टर मीटिंग में रिटायर हो सकते हैं, 2/3 जो निकल के आया, लेकिन उसका 1/3 एक्चुअली में रिटायर होना जरूरी है। 1/3 निकल के आ रहा है 2.66, ये 1/3 है। जब 2/3 पॉइंट में आ रहा था तब आपने बोला नेक्स्ट ले लो, बात खत्म करो यहां पे। लेकिन जब 1/3 हम निकाल रहे हैं तो उसका फ्रैक्शन कैसे लेंगे, उसमें मैथ्स कैलकुलेट कर। बोल सर मैथ्स कैसे? अरे मैथ्स नहीं पढ़ी गया यार। पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद अगर 5 या उससे ज्यादा आता है तो नेक्स्ट वाला ले लेंगे, अगर 5 से कम आता है तो पुराना वाला ले लेंगे। यहाँ पर 8 का 1/3 2.66 है, इसलिए 3 डायरेक्टर हो जाएंगे। बाई चांस सपोज कीजिए अगर ये 2.33 होता तो 2 डायरेक्टर हो जाते। मैथ्स वाला जो काम था हमारा। स्टूडेंट बोलता है सब बातें आपकी मुझे यहाँ पर समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन करते हैं। Any fraction in 2/3 will be rounded off to the next number। और इसका एग्जाम्पल मैंने यहां पर ये बच्चे आपके लिए बनाया हुआ है। हालांकि इसमें पूरा कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेनेशन के अंदर पूरा कंसेप्ट दिया है मैंने आपको, क्योंकि जैसे मैंने बोला 2/3 रिटायर हो सकता है, 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होगा। फिर जब रिटायर हो जाएंगे तो उसी एजीएम के अंदर या तो उनको रीअपॉइंट करेंगे या किसी नए को अपॉइंट करेंगे या रेजोल्यूशन पास करेंगे, वैकेंसी फिल नहीं करनी। टोटल जो 11 डायरेक्टर जैसे एग्जांपल में मैंने बताए, उनमें से 2/3 कौन होगा जो रिटायर हो सकता है, 2/3 का 1/3 कौन होगा जिसको रिटायर करते हैं। वो फीफो मेथड पे निकलता है, जो पहले आया वो पहले जाएगा। अगर कुछ लोग सेम डे पर आए थे तो क्या होगा, तो कोई कुर्बानी दे दे, वो बोले कि मैं छोड़ के जा रहा हूं तो ठीक है, नहीं तो वो लॉट सिस्टम, सब लोग चिट्ठियां लिख लिख के एक बॉक्स में डालेंगे, उसमें से निकाला जाएगा, जिसका नाम आ गया वो रिटायर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पर, मैं इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। बट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2/3 वाला, उसमें नेक्स्ट नंबर वो समझ में आना चाहिए। सभी बच्चे चैट पर एक बार क्लियर करें यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। 7th क्वेश्चन तक आप लोगों को अभी तक पूरा क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बता। नहीं है क्लियर तो बिंदास बोलो कि साहब नहीं है। अपूर्वा बोल रही है क्लियर है, बाकी बच्चे बताएं। शिप्रा क्लियर है, बिपिन एंड एक और बच्ची है ना, श्रेया।
ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब चलते हैं हम अपने 8th नंबर के क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन। Which of the following director is not liable to retire by rotation? मैंने आपको अभी अभी बोला ना इससे पहले वाले में कि कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो रिटायर बाय रोटेशन नहीं होते। कौन कौन से होते हैं ऐसे डायरेक्टर्स? एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो रिटायर बाय रोटेशन नहीं होता। एक नॉमिनी डायरेक्टर, क्यों नहीं होता? क्योंकि नॉमिनी कौन होता है? जब भी कोई कंपनी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने स्टाफ का एक बंदा कंपनी में एज डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है तब तक के लिए जब तक के लिए लोन चल रहा है। वो नॉमिनी डायरेक्टर होता है, वो रिटायर बाय रोटेशन नहीं होता। उसको सैलरी भी बैंक ही दे रहा होता है, कंपनी नहीं दे रही होती। वो तो बस कंपनी पे नजर रखता है कि कहीं कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाए तो मैं जल्दी से अपने बैंक को बता दूं कि भैया लोन रिकवर करो, ये तो हालत खराब है इसकी, तो पैसा नहीं है इसके पास, बंद हो जाएगी, पैसा निकलवाओ उससे जल्दी। डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली क्वालिफिकेशन पजेस करता है। ये चार वो डायरेक्टर हैं बच्चों जो रिटायर बाय रोटेशन में फॉल नहीं होते, याद रखिएगा इस बात। और एक चीज और बता दूं बच्चों मैं आपको, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं ना, इस पर एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये मैंने क्लास के अंदर करवाया है, जब पढ़ाया है ना उसके अंदर मैंने वो क्वेश्चन भी करवाया है बच्चों को। वो क्वेश्चन 5 या 6 मार्क्स का आया था। गलत क्वेश्चन आया था वो, एक्चुअली में गलत आया था, उस पर काफी हंगामा भी हुआ था। वो क्वेश्चन क्या आया था, वो ऐसे दे दिया था उस क्वेश्चन के अंदर कि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर जो है वो रिटायर बाय रोटेशन नहीं होता, ऐसे लिख दिया उसको। तो बच्चे बोले यार ये क्या बात हो गई अगर मैनेजिंग और होल टाइम भी रिटायर बाय रोटेशन नहीं होगा तो होगा कौन? फिर बचा कौन जिसको हम रिटायर बाय रोटेशन कर दें? तो रिटायर बाय रोटेशन जो नहीं होते वो ये हैं, मैनेजिंग और होल टाइम तो होता है। क्वेश्चन गलत दे दिया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। आगे चलते हैं हम, डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। पर्सन अदर, हाँ अब एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको बोला अभी अभी मैंने आपको समझाया कि हर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर टोटल जितने रिटायरिंग हैं उनका 2/3 रिटायर होगा, हो सकता है, और 2/3 का 1/3 तो एक्चुअली में रिटायर होगा ही होगा, ये कंपलसरी। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई आपके? 2/3 रिटायर हो सकता है लेकिन 2/3 का 1/3 एक्चुअली में रिटायर होगा ही होगा, ये कंपलसरी है। अब बच्चे रिटायर तो हो गया, चलो रिटायर तो हो गया, उसकी वजह से वैकेंसी हुई कि नहीं हुई? हाँ सर वैकेंसी तो हुई। अब वो वैकेंसी फिल भी करी जाए, कैसे? सर कंपनी अगर चाहे तो जिसको रिटायर किया है उसे रीअपॉइंट कर सकती है, और अगर कंपनी चाहे, और अगर कंपनी चाहे तो किसी नए बंदे को भी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है यहां तक? अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने क्लास के अंदर ये एग्जांपल समझाया है, मैं दोबारा समझा रहा हूं यहां पर, देखो बड़े ध्यान से देखना। एक कंपनी है, उसका नाम है भूल भुलैया कंपनी लिमिटेड। उसके अंदर एक डायरेक्टर है जिसका नाम है अक्षय कुमार। कौन है ये? इस कंपनी का डायरेक्टर है। ये कंपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग कर रही है जिसके अंदर ये इस डायरेक्टर को रिटायर कर देगी। ये बात एक आदमी को पता चली जिसका नाम है कार्तिक आर्यन। वो बोला कि साहब मैं बनूंगा इसका डायरेक्टर। अब वो गया कंपनी के पास, कंपनी से जाकर बोला कि मुझे पता लगा है आप एक एजीएम कर रहे हो, उसमें जो डायरेक्टर अक्षय कुमार है उसे रिटायर कर रहे हो। जब वो रिटायर हो जाएगा रिटायर बाय रोटेशन, तो वैकेंसी तो फिल करनी है, आप मुझे अपॉइंट कर लो, मैं क्वालिफाइड आदमी हूं। अपना कैंडिडेचर देकर आ गया, सब कुछ देकर आ गया। कितने दिन पहले देकर आ गया? एनुअल जनरल मीटिंग के कम से कम 14 डेज पहले, कम से कम 14 डेज पहले, ये जरूरी है, कम से कम 14 डेज पहले देकर आ गया अपना कैंडिडेचर, अपना इंटेंशन। क्या सर वो खुद देकर आएगा? अगर मान लीजिए कंपनी का कोई मेंबर है, उसे ऐसा लगता है कि ये रिटायर हो रहा है, इसकी जगह मैं फलाने को रिकमेंड कर दूं, मैं गोविंदा को रिकमेंड कर दूं। हाँ मेंबर भी रिकमेंड कर सकता है, या फिर जो बंदा खुद चाहता है वो खुद भी आ सकता है कंपनी के पास।
दोनों ही केसेस में मीटिंग के कम से कम 14 डेज पहले कंपनी को ये नोटिस देना है कि मैं अपॉइंट होना चाहता हूं, प्लस साथ में अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है 1 लाख रुपीस। स्टूडेंट बोलता है ठीक है, फिर क्या होता है? फिर एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने ये प्रपोजल प्लेस होता है कि इस कार्तिक आर्यन को अपॉइंट करें कि नहीं करें, और वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर वोटिंग में ये जीत गया तो इसको इसका पैसा रिफंड हो जाएगा। सर अगर हार गया तो? अगर ये हार गया लेकिन इसके फेवर में मोर देन 25% वोट्स आए थे, हार भले ही गया, हार गया है, नहीं बन रहा है डायरेक्ट, लेकिन इसके फेवर में वोट्स तो आए थे, उतने नहीं आए कि ये जिता पाए इसको, लेकिन आए थे कितने? मोर देन 25%। तो ये डायरेक्टर तो नहीं बन पाएगा क्योंकि ये हार गया वोटिंग में। हाँ, इसको इसका पैसा रिफंड कर देंगे। मतलब पैसा रिफंड कब हो रहा है? जब या तो ये जीत गया, डायरेक्टर बन गया, या फिर ये हार गया लेकिन फेवर में वोट्स मोर देन 25% आए थे। सर अगर ये हार गया और इसके फेवर में वोट्स 25% या उससे कम आए थे, 25 से ज्यादा नहीं आए थे, .25 आए थे, तो पैसा रिफंड नहीं होगा। 25 से कम आए थे तो भी नहीं, मोर देन 25 आए थे तो रिफंड होगा। स्टूडेंट बोलता है अब समझ गया सर, मैं पूरी कहानी समझ गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, तो मतलब कार्तिक आर्यन, क्योंकि रिटायरिंग डायरेक्टर तो अक्षय कुमार है। अगर वो चाहता है कंपनी में अपॉइंट होना एज डायरेक्टर, तो इसको कितना रुपया देना पड़ता है साहब? 1 लाख देना पड़ता है डिपॉजिट के तौर पे, और वो उसको रिफंड हो जाता है कब? जब वो जीत जाता है या फिर उसके फेवर में 25% से ज्यादा वोट आते हैं। हमारा आंसर डी है। स्टूडेंट बोलता है सिंपल है सर, मुझे समझ में आ गया। स्टूडेंट्स अगर यहां तक डाउट है, क्वेश्चन है, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर यहां तक डाउट है आप पूछ सकते हैं, बिंदास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं समझाता हूं। चैट पर आप पूछ लीजिए, और अगर किसी का क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं समझूंगा आ रहा है समझ में, मैं आगे मूव करूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये जो पूरा प्रोविजन है बच्चे, ये मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने आपको समझाया ना, ये पूरा लिखा हुआ है। अगर आपको याद नहीं आए ना तो ऐसे याद कर लीजिएगा। 1 लाख वाला तो आपने नहीं पढ़ा, लेकिन ये 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ता है, ये आपने सेक्शन 114 के अंदर पढ़ा हुआ है सीएमए इंटर में, जब जनरल मीटिंग चैप्टर पढ़ा। चलिए आगे चलते हैं, 10th पर चलते हैं। एक कंपनी के अंदर एक टाइम पे मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? सर 15 हो सकते हैं, अभी अभी तो आपने पढ़ाया। अब बच्चे बड़े ध्यान से सुन लेना मैं जो बोल रहा हूं, और मेरे क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। अगर कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, क्या वो इस 15 की लिमिट में काउंट होता है कि नहीं होता? होता है। कैसे होता है? मैंने आपको बोला एक कंपनी है मोहित बंसल क्लासेस कंपनी, उसके अंदर टोटल 11 डायरेक्टर है, सबके सब बिजी हैं। एक नया डायरेक्टर हमने अपॉइंट किया, कोई भी मिस्टर ए नाम का एक आदमी हमने नया डायरेक्टर अपॉइंट किया। बच्चे वो मिस्टर ए अपनी एग्जिस्टेंस लेकर आ रहा है, हम उसको उसके नाम से जानेंगे। उसके लिए हमें एक अलग से चेयर लगवानी पड़ेगी डायरेक्टर रूम के अंदर, समझ रहे हैं? उसके लिए अलग से एक सिस्टम, लैपटॉप और या कंप्यूटर या जो भी पीसी वीसी वो अरेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग से एक केबिन होगा, मतलब उसकी खुद की एग्जिस्टेंस है। तो कंपनीज के अंदर एक वक्त पे मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, उसमें ये एडिशनल डायरेक्टर इंक्लूड होता है। मतलब अब अभी तक मोहित बंसल क्लासेस में कितने डायरेक्टर थे? 11, एडिशनल आ गया, उसके बाद कितने हो गए? टोटल 12 डायरेक्टर हो गए। स्टूडेंट बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, और बताओ। एक होता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर, क्या बच्चे वो 15 की लिमिट में काउंट होता है? नहीं सर, नहीं होता। क्यों? आप बोल रहे हो सर मोहित बंसल क्लासेस कंपनी के अंदर टोटल 11 डायरेक्टर हैं, टोटल 11 डायरेक्टर हैं। सर एक डायरेक्टर बाहर चला गया इंडिया से, एक डायरेक्टर बाहर चला गया फॉरेन इंडिया से,
इसलिए उसके बिहाफ पे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डायरेक्टर लेकर आए ऑल्टरनेट। तो आज भी तो 11 ही डायरेक्टर हुए, वो अपनी एग्जिस्टेंस थोड़ी ना लेकर चल रहा है, वो तो किसी का ऑल्टरनेट है। हम उसको उसके नाम से देख ही नहीं रहे, हम उसको देख रहे हैं कि ये तो फलाने का ऑल्टरनेट है, और ये तो तब तक के लिए है जब तक वो वापस नहीं आ जाता। जिस दिन वापस आ गया, खत्म किस्सा इसका। उसको 15 किलोमीटर में कैसे काउंट करोगे? अलग से चेयर लगानी पड़ेगी आपको कंपनी में? नहीं लगानी पड़ी यार अलग से चेयर। पहले कंपनी में डायरेक्टर्स की टोटल कितनी चेयर थी? 11। एक चेयर खाली हुई, उस पर आकर वो बैठ गया। नई चेयर तो नहीं लगानी पड़ी आपको। ऑल्टरनेट डायरेक्टर 15 किलोमीटर में काउंट नहीं होता, वो अपनी एग्जिस्टेंस लेकर ही नहीं चलता, वो किसी और को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया यहां तक, अब क्वेश्चन पर आ जाओ। Which of the following director is not counted in 15 directors of company? क्या एडिशनल डायरेक्टर काउंट होता है? यस। क्या नॉमिनी डायरेक्टर काउंट होता है? नहीं होता, नॉमिनी भी नहीं होता यार। मैं आपसे बोल रहा हूं कि सपोज करो एक कंपनी है रिलायंस, बच्चे उस रिलायंस कंपनी ने HDFC बैंक से लोन लिया, और क्यों लिया? बोला कि मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूं। समझ रहे हो आप? तो HDFC बैंक क्या करेगी, अपने स्टाफ में से किसी एक पर्सन को नॉमिनेट कर देगी कि तुम इस कंपनी के एक डायरेक्टर हो। एक्चुअली में वो डायरेक्टर नहीं है, वो कंपनी के अंदर डेली नहीं आ रहा है, वो कंपनी के अंदर आकर बैठकर कंपनी का काम नहीं कर रहा है। उसको डायरेक्टर भी बुलाया क्यों जा रहा है? उसको ये डायरेक्टर शब्द क्यों बोला गया? उसको कुछ और नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि HDFC बैंक ने उसको 2 वजह से अपॉइंट किया है। पहला, ये रिलायंस कंपनी बोल रही है कि इसने जो हमसे लोन लिया है वो किसी प्रोजेक्ट में लगाएगी, चेक करो वही यूज कर रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि रिलायंस कंपनी ने हमसे लोन लिया 7% इंटरेस्ट पे, आगे किसी और को 9% पे दे रही है। जिस पर्पस के लिए लोन लिया उसी पर्पस में यूज कर रही है। एक तो ये चेक करते रहना टाइम टू टाइम, दूसरा इसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते रहना। सिर्फ इसलिए अपॉइंट किया है उस बंदे को बैंक ने, उसी के स्टाफ, बैंक के स्टाफ का मेंबर है वो। हम उसे डायरेक्टर पता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो बंदा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगा वो कैसे करेगा? कंपनी को अकाउंट्स को देखकर। और हमने क्या पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, कंपनी के अकाउंट्स को कौन देख सकता है? सिर्फ डायरेक्टर देख सकता है। इसलिए उसको डायरेक्टर नाम दिया गया है, क्योंकि वो आ रहा है कंपनी के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए। अगर वो इस पर्पज से नहीं आता ना, तो हम उसे डायरेक्टर भी नहीं बोलते, हम उसे नॉमिनी पर्सन बोल देते डायरेक्टली। वो अपनी एग्जिस्टेंस नहीं ले रहा, वो कंपनी से सैलरी नहीं ले रहा, वो कंपनी के 15 की लिमिट में क्यों काउंट होगा? तो ना तो नॉमिनी डायरेक्टर 15 की लिमिट में काउंट होता है, ना ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर 15 की लिमिट में काउंट होता है। तो आपका आंसर हो गया डी, बोथ बी एंड सी। सभी बच्चे चैट पर मुझको बताएंगे यहां तक की कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझा देंगे। जल्दी से रिप्लाई करेंगे सभी बच्चे चैट पर। क्लियर है? विपिन, श्रेया, आपको क्लियर है? एक बार आप रिप्लाई करके बताएं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने 11th क्वेश्चन पर। अब 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। बच्चों ये क्वेश्चन करवाने के लिए एक बहुत बड़ी कहानी सुनानी है आपको मुझे। लंबी कहानी है वो, ध्यान से सुनिएगा। दो दोस्तों की कहानी है। ठीक साहब, दोस्त हैं या एक दूसरे को जानने वाले लोग हैं, उनकी कहानी है। पढ़ लेते हैं जल्दी से। एक का नाम है दया, जानते होंगे आप, और एक का, इसका नाम क्या है? दया। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है माधवी। स्पेलिंग गलत हो सकती है शायद, देख लें। इनकी आपस की कुछ बातचीत हो रही है, इनके आपस की बातचीत को सुनते हैं, एक कंसेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन पर दोबारा आ जाते हैं। एक मोहित बंसल क्लासेस नाम की कंपनी है। दया
और माधवी, ये दोनों जो हैं वो उस कंपनी की स्मॉल शेयर होल्डर है। स्मॉल शेयर होल्डर है, इसका मतलब क्या है? इन्होंने 20,000 रुपए तक, मेरे शब्द को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं 20,000 शेयर्स नहीं बोल रहा हूं, मैं क्वांटिटी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इन्होंने और इन्होंने दोनों ने अपना अलग अलग 20,000 रुपए तक या उससे कम के शेयर्स होल्ड करे हैं। नॉट मोर देन ₹20,000, 20,000 से ज्यादा के शेयर्स होल्ड नहीं करे। और जो बंदा कंपनी के अंदर 20,000 रुपए तक या उससे कम के शेयर होल्ड करता है उसको स्मॉल शेयर होल्डर, छोटा मोटा सा शेयर होल्डर बोला जाता है। 20,000 रुपए से ज्यादा के शेयर्स अगर होल्ड करता है तो फिर वो बड़ा शेयर होल्डर बन जाता है। इन दोनों ने 20,000 रुपए तक या उससे कम के शेयर होल्ड करें, ये स्मॉल है, छोटे मोटे से। अब ये आपस में बात कर रहे हैं तो दया जो है वो माधवी जी से बोली, बोला माधवी जी आपने कभी देखा, सोचा, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि यार हम जो स्मॉल शेयर होल्डर है, छोटे मोटे शेयर होल्डर है, ज्यादा कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ, कंपनी के अंदर 20,000 रुपए उससे कम का इन्वेस्टमेंट हमने किया है, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। कंपनी के अंदर जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमेशा मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स का फायदा देखते हैं और उनके हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। हमारा तो कभी कोई सोचता ही नहीं है। जब भी कंपनी में कोई डिसीजन लिया जाता है तो जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसीजन लेते हैं वो सिर्फ बड़े बड़े शेयर होल्डर्स का फायदा देखते हैं, उनको कोई नुकसान ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए। हमारे बारे में तो कोई नहीं सोचता क्योंकि हम तो छोटे मोटे से शेयर होल्डर हैं। माधवी जी बोली, बोला हाँ दया जी आपकी बात सही है, हम छोटे मोटे शेयर होल्डर है, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। अगर अगर ऐसा कोई बंदा हो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बैठे और वो हम में से एक हो, मतलब वो खुद स्मॉल शेयर होल्डर हो, मतलब वो खुद 20,000 रुपए तक या उससे कम के शेयर्स होल्ड करता हो और वो बंदा वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो कंपनी का, मतलब जब भी कंपनी के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर से रिलेटेड कोई भी मुद्दा उठे तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में बैठा हो, हमारी आवाज को वहां पर लेकर जाए, हमारे फायदे की बात करे, ऐसा होना चाहिए। तब जाकर हमारी स्मॉल शेयर होल्डर की बात सुनी जा सकती है, अदरवाइज तो हम छोटे मोटे शेयर होल्डर है, हमें कौन पूछने वाला है। दया बहन बोली, दया जी बोली, बोला माधवी जी आपकी बात सही है। और देखो कानून भी क्या बोलता है, कानून भी बोलता है, कंपनी लॉ भी बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। अपनी कंपनी लिस्टेड है तो एक काम करते हैं, देखो कानून दो बात बोलता है, एक तो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, अपनी है। दूसरा, कंपनी खुद स्यू मोटो अपनी मर्जी से चाहे तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, नहीं तो हम लोग खुद भी नोटिस लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम कंपनी की मीटिंग के कम से कम 14 दिन पहले, 14 डेज पहले कंपनी को नोटिस लगाकर बोल देते हैं कि साहब हमें तो कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए। अभी तक ये बातें हुई इन दोनों के बीच में। दया ने एक प्रपोजल दिया है कि ऐसा करते हैं, हम जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी लिस्टेड कंपनी को मीटिंग के कम से कम 14 डेज पहले नोटिस लगाकर बोलते हैं कि साहब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाओ हमारे बीच का। जैसे इलेक्शन में होता है ना कि दलित वर्ग से भी एक उठेगा, है ना, वो ये वही वाला सीन है कुछ। माधवी जी बोली, बोला दया बहन आपकी बात सही है कि हमारी कंपनी लिस्टेड है, हमारी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, जो खुद स्मॉल शेयर होल्डर होना चाहिए, उसके लिए हम एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। लेकिन कंपनी लॉ तो ये बोलता है कि एप्लीकेशन कितने लोग लगाएंगे, या तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या फिर कंपनी में जितने टोटल स्मॉल शेयर होल्डर है उनका 10%, विच एवर इज लोअर। अब देखो कंपनी लॉ बोलता है कि 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या फिर टोटल जितने स्मॉल शेयर होल्डर है कंपनी में। हमारी कंपनी में ये देखो 5000 स्मॉल शेयर होल्डर है, उसका 10% 500, विच एवर इज लोअर, 1000 या 500 में से 500, मतलब अगर 500 स्मॉल शेयर होल्डर्स कंपनी को एप्लीकेशन लगाते हैं, नोटिस लगाते हैं मीटिंग के 14 डेज पहले,
तो कंपनी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। तो दयाबेन बोली हाँ ठीक है ना, हमारी कंपनी में वैसे तो 1000 या फिर टोटल जितने हैं उसका 10%, हमारे में 5000 है उसका 10% 500, विच एवर इज लोअर 500 स्मॉल शेयर होल्डर एप्लीकेशन लगा देंगे। तो माधवी जी बोली हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, आपने सही बताया है कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, वो खुद स्मॉल शेयर होल्डर होना जरूरी है। उसके लिए कंपनी चाहे तो खुद से स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, या कंपनी के स्मॉल शेयर होल्डर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कितने लगाएंगे? टोटल 1000 स्मॉल शेयर होल्डर, या फिर टोटल जितने स्मॉल शेयर होल्डर है उनका 10%, इनमें से जो भी कम आए वो लगा देगा। ठीक है, ठीक है। तो माधवी जी बोला ठीक है, हम 500 लोगों से लगवा देते हैं एप्लीकेशन, और जो पोपट लाल जी है ना उनको हम अपॉइंट कर लेंगे अपना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। दयाबेन बोला नहीं 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 नहीं, पोपट लाल जी को हम अपना स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बना सकते। बोल क्यों नहीं बना सकते? बोला वो इसलिए क्योंकि जो भी बंदा कंपनी के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनेगा, जरूरी है कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली सभी क्वालिफिकेशंस को पजेस करता हो। जो भी बंदा कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनेगा वो उतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो कंपनी में इंडिपेंडेंट भी बन सकता है, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सभी क्वालिफिकेशन पजेस करता हो। पोपट लाल साहब कहां करते, वो नहीं बन पाएंगे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो माधवी जी बोला गोली मारो पोपट लाल को, जेठालाल जी को अपॉइंट कर लेते हैं स्मॉल शेयर होल्डर। दयाबेन बोला जेठालाल जी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। बोल साहब अब उनको क्यों अपॉइंट नहीं कर सकते, जेठालाल में क्या दिक्कत है? बोला जेठालाल जो है वो ऑलरेडी 2 कंपनीज के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, और एक बंदा एक टाइम पर मैक्सिमम 2 कंपनियों में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो सकता है, जेठालाल ऑलरेडी है। पोपट लाल को आप इसलिए अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली क्वालिफिकेशन पजेस नहीं करता। जेठालाल को इसलिए अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो ऑलरेडी 2 कंपनीज के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, और एक बंदा एक वक्त पे 2 से ज्यादा में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो नहीं सकता। तो माधवी जी बोला गोली मारो पोपट लाल और जेठालाल को, हम तो हाथी भाई को अपॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि मुझको पता है जो हाथी भाई है ना वो सिर्फ एक ही कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है। दयाबेन उनको भी नहीं कर सकते। बोला यार उसको क्यों नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ एक ही कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है। बोला बात सही है आपकी, वो सिर्फ एक ही कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, लेकिन दिक्कत ये है वो जिस कंपनी के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है उसका जो बिजनेस है हमारी कंपनी का जो बिजनेस है वो सेम है, एक दूसरे की राइवल हो जाएंगी वो कंपनीज। और लॉ बोलता है कि एक बंदा एक टाइम पर 2 कंपनियों में हो सकता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, बट वो दोनों कंपनियां सेम बिजनेस ना करती हैं। हाथी भाई ऑलरेडी एक एजुकेशन सर्विस कंपनी के अंदर डायरेक्टर है स्मॉल शेयर होल्डर, अब वो हमारी कंपनी में बन जाएंगे, हमारी कंपनी भी एजुकेशन की सर्विस देती। तो माधवी के अभी तक ये समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, और कंपनी खुद चाहे तो कर सकती है। अगर मेंबर्स चाहे स्मॉल शेयर होल्डर चाहे एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कम से कम 1000 स्मॉल शेयर होल्डर या टोटल जितने हैं उनका 10% विच एवर इज लोअर। जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होगा वो इंडिपेंडेंट की कंडीशन को फुलफिल करेगा, वो बंदा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है एक वक्त पे जो मैक्सिमम 2 कंपनियों में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर उससे ज्यादा में नहीं है। और दूसरी बात वो जिन 2 के अंदर है वो राइवल बिजनेस में ना हो। तो फिर माधवी जी बोला एक काम करो, अब तो रजनीकांत बचा है, रजनीकांत को बुला लेते और उसी को ही हमारी कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते और जिंदगी भर उसी को रखेंगे। दया बोला हाँ ये ठीक है, रजनीकांत को बुला लेते हैं, उनको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी भर नहीं रख पाएंगे, सिर्फ उनको 3 साल अपॉइंट करके रख पाएंगे, फिर वो दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते हमारी कंपनी में एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। बोले कब तक नहीं हो सकते? बोला लाइफ टाइम। अगर कोई पर्सन एक कंपनी में एक बार स्मॉल शेयर होल्डर बन गया वो 3 साल तक के लिए अपॉइंट होगा, रीअपॉइंट नहीं होगा, लाइफ टाइम रीअपॉइंट नहीं होगा सेम कंपनी। तो यहां तक माधवी के बात पूरी दिमाग में घुस गई, और अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे जल्दी से। देखो
अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर फॉर, कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है? 3 साल के लिए। एंड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन द सेम कंपनी फॉर लाइफ टाइम। ये हो गया आपका आंसर सी। बच्चे एक बार चैट बॉक्स पर जल्दी से क्लियर करके बताएं यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो दोबारा समझा देंगे। हालांकि कोशिश ये है कि आ गया होगा समझ में, पूरी कहानी बनाकर ऑल दैट आ जाए शायद। अपूर्वा बोल रही है क्लियर है। सभी बच्चे एक बार जल्दी जल्दी बता दो, मैं जल्दी जल्दी बता दो। श्रेया बोल रहे हैं क्लियर है। चलिए, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है, विपिन भी बोल रहे हैं क्लियर है। चलिए तो फिर अब आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, सबको क्लियर है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 12 पर। और बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि है सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। मैंने आपको पहले भी शायद बताया है, या जब क्लासेस मैंने लिए तब बताया मैंने आपको। एक बड़ी अच्छी मतलब हंसी वाली बात होगी शायद तक, कि पूरे कंपनी लॉ के अंदर अगर आप पढ़ोगे ना, तो डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन कहीं नहीं मिलेगी आपको। 1956 कंपनीज एक्ट चलता था, तब हुआ करती थी डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन। डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन कहीं नहीं मिलेगी कंपनी लॉ में आपको, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन मिलेगी। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल नहीं हो रहा है वो क्वालिफाइड है इनडायरेक्ट वे में। अब बच्चे सेक्शन 164 में आप बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ते हो, उसमें से एक मैं जल्दी से समझा देता हूं, जल्दी से समझा देता हूं। एक मिनट। ये है हमारे बाबू भैया बाबू राव जी। बाबू राव जी कन्विक्ट हो गए, जेल में पकड़े गए। कब गए? किस ऑफेंस में गए? किसी भी ऑफेंस में, किसी भी ऑफेंस में, इंक्लूडिंग मोरल टर्पिट्यूड। चाहे से मोरल टर्पिट्यूड के केस में गए। सर ये मोरल टर्पिट्यूड क्या होता है? मानवता, ह्यूमैनिटी के खिलाफ रोड पे चलती हुई गाय में पत्थर मार दिया था। हमारे इंडिया का संविधान बोलता है गाय हमारी माता है, पत्थर नहीं मार सकते। जेल में डाल दिया इनको। किसी भी ऑफेंस में अगर इनको जेल में डाला गया और उस जेल में ये 6 महीने कम से कम 6 महीने या उससे ज्यादा के लिए जेल में रहे। अगर 6 महीने से कम के लिए जेल में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे। हमें ये पॉइंट नहीं पढ़ना। मैं बोल रहा हूं बाबू राव जी को जेल में डाला गया 24 मई 2018 को, और ये बाहर निकल के आए 15 सितंबर 2019 को। साल भर से ज्यादा हो गया, कम से कम 6 महीने हो गए। तो ये गए मोहित एग्रोकेयर कंपनी में 7 दिसंबर 2020 को। डेट बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों एग्जाम्पल। जिस दिन ये बाहर निकले, कब निकले ये बाहर? 15 सितंबर 2019 को। उसके मोस्टली देखा जाए तो 1 साल से भी ज्यादा बाद में ये मोहित एग्रो केयर कंपनी में गए। बोले साहब मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं। कंपनी बोली नहीं बन सकते। बोला क्यों नहीं बन सकता? बोला क्योंकि आप 6 महीने या उससे ज्यादा के लिए जेल में गए रह चुके हो, कम से कम 6 महीने के लिए रह चुके हो। बोला कब तक नहीं बन सकता? बोला जिस दिन बाहर निकले। बच्चे याद रखना, डायरेक्टर के अंदर ये डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हो, ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑडिटर में भी पढ़ते हो, लेकिन एक डिफरेंस होता है। वहां पर जनरली बच्चा आंसर गलत करके आता है, मैं समझाऊंगा। बोला जिस दिन आप जेल से बाहर निकले, जिस दिन बाहर निकले उसके अगले 5 साल तक आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगले 5 साल तक, जिस दिन आप बाहर निकले। कंपनी रिफ्यूज्ड, क्योंकि बाबू राव जी अपॉइंट नहीं हो सकते 2024 तक। 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज। ऑडिटर में पढ़ते हो ना, तो सब कुछ सेम है, बस 5 साल आप काउंट करते हो जिस दिन वो जेल में गया। ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन में आप कब से काउंट करते हो? जिस दिन वो जेल में गया। डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन में कब से काउंट करते हो? जिस दिन वो जेल से आया। स्टूडेंट बोलता है ठीक है साहब, मेरे को आपका कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। Person become disqualified to appoint as director if convicted in any offense till कितने टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है? 5 साल। फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज। फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज। क्लियर है चीज? कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए।
और कब तक के लिए हो जाता है? 5 साल के लिए हो जाता है। 5 साल कब से? जिस दिन वो रिलीज हुआ है तब तक के लिए। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक समझ में आ गया। देखो ये लिखा हुआ है बच्चे, 5 साल के लिए वो हो जाएगा। कब तक? जिस दिन वो बाहर आया था, सेंटेंस उसका खत्म हुआ था। सेंटेंस खत्म होने का मतलब होता है जिस दिन वो जेल से रिलीज हुआ, उसके अगले 5 साल तक नहीं बन सकता, उसके बाद बन सकता है। एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला सर सपोज करो अगर बाबूराव जी लगातार 7 साल या उससे ज्यादा के लिए जेल में रह जाते तो अपनी ताउम्र किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते लाइफ टाइम, अगर लगातार 7 साल या उससे ज्यादा के लिए जेल में रहे। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को आंसर समझ में आ गया, मेरे को आंसर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब आगे आ जाते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को मैं जल्दी से समझा देता हूं। हालांकि मैं समझाने की बहुत अच्छी से कोशिश करूंगा, लेकिन आपको मजा और पूरा समझ में तब आएगा जब आपने सेक्शन 164 की डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ ली है। सुन लें, सेक्शन 164 की डिस्क्वालिफिकेशन जब बहुत सारी है, जब पढ़ते हो ना, उसमें 3 डिस्क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं यहां। पहला, इसलिए डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है डायरेक्टर को कि वो 6 महीने या उससे ज्यादा के लिए जेल में रहा था। दूसरा, या फिर इसलिए डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है क्योंकि कोर्ट का या ट्राइब्यूनल का किसी का ऑर्डर आ गया कि डिस्क्वालीफाई। या फिर तीसरा, इसलिए डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है क्योंकि उसने सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर नहीं दिया। अगर इन 3 में से किसी भी वजह से उसको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है डायरेक्टर को, लेकिन वो डायरेक्टर बोलता है चाहे से कर दो डिस्क्वालीफाई, लेकिन मैं एक्चुअली में डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। आप अगर मुझे इस वजह से डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, मैं 6 महीने या उससे ज्यादा जेल में रहकर आ गया, मेरी गलती नहीं थी, जबरदस्ती जेल में पटका, मैं आज भी बोलता हूं मैं सही था, मैं इनोसेंट था। अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया, बोला ऑर्डर गलत है, मैंने गलती करी नहीं है, वो जबरदस्ती ऑर्डर निकाल रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन का। या फिर सेक्शन 188 का डिस्क्लोजर नहीं दिया, डायरेक्टर बोलता है भाई साहब डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट थी नहीं, लॉ पढ़ लो आप सेक्शन 188 का, उसमें कंडीशन लिखी है कि अगर उस कंपनी के अंदर आप 2% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हो तो डिस्क्लोजर देना। मैं नहीं करता था 2% से ज्यादा, मतलब आप इनमें से किसी भी वजह से मेरे को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, मैं नहीं होना चाहिए। तो फिर वो बंदा कंपनी के इस डिस्क्वालिफिकेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लगा सकता है। इसको एनसीएलटी को कितने दिन में? 30 दिन में। कब से? जिस दिन डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर एनसीएलटी को अपील लगा सकता है। एनसीएलटी कितने दिन में जवाब देगा? उन्हीं 30 दिन के अंदर एनसीएलटी जवाब देगा। अगर एनसीएलटी ने भी इसके अगेंस्ट में जवाब ऑर्डर दे दिया तो फिर वो बंदा एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में भी जा सकता है एनसीएलटी को। कितने दिन में? जिस दिन एनसीएलटी का ऑर्डर आया उसके 7 दिन में। एनसीएलटी कितने दिन में जवाब देगा? अगले 30 दिन में। ये सब बात मैंने समझा दी है और ये लिखी भी हुई है यहां पर एज इट इज। अब एक बार यहां देखते हैं, फाइंड नॉट ट्रू स्टेटमेंट। Appeal can be made within 30 days of disqualification order to NCLT and NCLT will give reply within those 30 days only। ये तो सही है, अभी बताया कि 30 दिन में NCLT को अपील लगा दो, NCLT उन्हीं 30 दिन में आपको जवाब देगा। सही है, हम तो नॉट ट्रू ढूंढ रहे हैं। If person is aggrieved from the order of NCLT, NCLT के ऑर्डर से भी aggrieved है तो 7 दिन के अंदर जब से NCLT का ऑर्डर आया NCLT को अपील लगा सकता है। ये भी सही है। एनसीएलटी अपना रिप्लाई देगा 45 दिन में, ना जी ना, 30 दिन में। ये है नॉट ट्रू, सी आंसर है इसका। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो बिंदास मेरे को चैट बॉक्स पर पूछ सकता है, अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। स्टूडेंट बोलता है सर ठीक है मेरे को आ गया समझ में, सर बस एक बात बता दो, जो बंदा कंपनी के अंदर डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट होता है, अगर उसको अब नहीं करना डायरेक्टर वाला काम और वो रिजाइन करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, क्या वो रिजाइन कर सकता है? कर सकता है। क्या उसे रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा रीजंस के साथ कि वो क्यों छोड़ रहा है? देना पड़ेगा।
क्या उसे कोई डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि मैं छोड़ रहा हूं, मैं रिजाइन कर रहा हूं? हाँ, देना पड़ेगा। सर कौन से फॉर्म में? DIR 11 में। Which of the E form is required in case of resignation of director? DIR 11। क्योंकि DIR 8 में तो मैंने पढ़ाया था, डिक्लेरेशन देता है जब बंदा अपॉइंट हो रहा होता है कि मैं क्वालिफाइड आदमी हूं, मुझे अपॉइंट कर लो, मैं एफिडेविट दे रहा हूं। DIR 11 में वो रिजाइन के बारे में बताता है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक समझ में आ चुका है। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, अगर डाउट है बिंदास पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं। इफ टू और मोर डायरेक्टर्स, इसके लिए ना मैं एक बार एक एग्जाम, पहले कंसेप्ट समझा रहा हूं, फिर दोबारा मैं आ जाऊंगा क्वेश्चन पर। जल्दी से समझ लेते हैं। एक बीइंग ह्यूमन नाम की कंपनी है। बीइंग ह्यूमन कंपनी एक जनरल मीटिंग कर रही है। उस जनरल मीटिंग के अंदर वो दो लोगों को अपना डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है। एक है अरबाज खान, एक है सलमान खान। इन दोनों को वो जनरल मीटिंग में एज डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहती है या रिमूव करना चाहती है। ऑलरेडी अपॉइंटेड है तो रिमूव करना चाहती है, नहीं है तो अपॉइंट करना चाहती है। नॉर्मली लॉ पता है क्या बोलता है? आप इसको कर लो अपॉइंट, आप इसको कर लो अपॉइंट, अलग अलग रेजोल्यूशन पास करो, चाहे से अपॉइंट कर रहे हो चाहे से रिमूव कर रहे हो। अगर एक मीटिंग में आप पूरे के पूरे 15 डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, रेजोल्यूशन सबका सेपरेट पास होगा, अलग अलग पास होगा, सबका अलग अलग रेजोल्यूशन पास होगा। कंपनी बोल रही है ना जी ना, मैं तो एक ही रेजोल्यूशन पास करूं और उस एक ही रेजोल्यूशन से दो या उससे ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव कर दूं। भैया पॉसिबल नहीं है, सेक्शन 162 मना कर देता है यार। डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली, आपको उसे अपॉइंट करना है, रिमूव करना है, आपको सबके लिए सेपरेट सेपरेट अलग अलग रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कंपनी बोल रही है मैं नहीं, मैं तो एक ही रेजोल्यूशन से करूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक सिचुएशन में पॉसिबल है। कंपनी बीइंग ह्यूमन अभी जनरल मीटिंग कर रही है 1 अगस्त, जिसमें वो ऐसा करना चाहती है। उसने ना मई में मीटिंग करी थी, जनरल मीटिंग, और उस पहले जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर मेंबर्स के सामने ये प्रपोजल रखा था। क्या प्रपोजल रखा था? कि आगे जो मीटिंग आएगी 1 अगस्त को, मैं उसमें एक रेजोल्यूशन से दो या उससे ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव करना चाहती हूँ। मेंबर्स के सामने प्रपोजल रखा था प्रीवियस मीटिंग में, और उस प्रपोजल पर 100% वोट्स फेवर में आए थे। एक सिंगल वोट भी अगेंस्ट में नहीं गया था। मतलब यूनैनिमस रेजोल्यूशन पास हुआ था, सबकी कंसेंट थी, एक सिंगल पर्सन भी इसके अगेंस्ट में नहीं था। अगर ऐसा हुआ था तो आज इस मीटिंग में कंपनी सिंगल रेजोल्यूशन से दो या उससे ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती। अगर ऐसा नहीं हुआ था, अगर एक भी बंदा प्रीवियस मीटिंग के अंदर जब ये मैटर पे प्रपोजल पे उठाया गया था, एक बंदा भी अगेंस्ट में बोल गया, तो पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। 2 or more director can be appointed by same resolution in which of the following situation? Unanimous resolution is passed in previous meeting. मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। एक बार बच्चों ये यहां तक मुझे सब बच्चे चैट पर बताएं, 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं अभी तक। उन 15 की 15 आपको समझ में आए कि नहीं आए? अगर प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताएं, क्लियर करें मुझको कि यहां पर आया कि नहीं आया समझ। मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं कि सर समझ में आ गया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। एक चलिए नेक्स्ट, आपने पढ़ा हुआ है बच्चे सेक्शन 167। अगर कोई भी पर्सन, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं जल्दी से, कि परेश रावल हैं हमारे, परेश रावल जी डायरेक्टर हैं
एक हेरा फेरी नाम की कंपनी के, हेरा फेरी कंपनी लिमिटेड के ये डायरेक्टर है। हुआ क्या कि हेरा फेरी कंपनी ने 12 महीने के अंदर जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स करी, ये एक भी बोर्ड मीटिंग में नहीं आए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, परेश रावल जी ऑलरेडी डायरेक्टर हैं। कंपनी ने 12 महीने के अंदर, एक साल मत लिख के आ जाना, 12 महीने के अंदर जितनी भी मीटिंग्स करी, बोर्ड मीटिंग्स जितनी भी करी, उनमें से एक भी बोर्ड मीटिंग इन्होंने अटेंड नहीं करी, तो इनका ऑफिस वैकेट हो जाएगा, ये इनको छोड़ के जाना पड़ेगा। हमें ऐसा डायरेक्टर नहीं चाहिए जो पूरे 12 महीने के अंदर एक भी बोर्ड मीटिंग में नहीं आ रहा है। ऐसे डायरेक्टर का हम क्या करें? जब वो आके इनपुट ही नहीं दे रहा है मीटिंग में, तो क्या ही करें उसका? तो भैया कम से कम एक में तो आ जाते। अगर नहीं आए तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, मतलब सॉरी, वैकेट करना पड़ेगा आपको ऑफिस सेक्शन 167 के अकॉर्डिंग। ऑफिस ऑफ डायरेक्टर विल गेट वैकेटेड इफ ही रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ऑल, कौन सी वाली मीटिंग्स? बोर्ड, इन लास्ट 12 months। स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आ गया, ये लिख भी दिया यार, ये लिख भी दिया। लेकिन स्टूडेंट बोलता है सर एक छोटा सा डाउट है। मैंने कहा बताओ। सपोज परेश रावल जी ने अप्रूवल नहीं ली थी, विदाउट अप्रूवल, वो पिछले 12 महीने में जितनी मीटिंग हुई उनमें से एक में भी नहीं आए, विदाउट अप्रूवल, क्या अब भी उन्हें ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये मानो कि परेश रावल जी ने अप्रूवल ले ली थी, पहले ही बोल दिया था कंपनी के बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि मैं अगले 12 महीने के अंदर जितनी बोर्ड मीटिंग्स होंगी उनमें से एक में भी नहीं आऊंगा, अप्रूवल ले ली थी, क्या अब भी वैकेट करना पड़ेगा? करना पड़ेगा भैया, विद और विदाउट अप्रूवल कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है, अगर आप पिछले 12 महीने में जितनी बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं उनमें से एक में भी नहीं आए तो टाटा बाय बाय। आगे चलते हैं बच्चों, आपको पता होगा कि हमारी कंपनी के अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है या हमारी कंपनी के अंदर जो होल टाइम डायरेक्टर होता है, वो अपॉइंट होता है तो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। 5 साल में, 5 साल बाद जब उसका टेन्योर खत्म होता है तो वो अगले 1 साल तक सेम कंपनी में नहीं अपॉइंट हो सकता। 1 साल का उसका कूलिंग पीरियड होता है, वो 1 साल तक सेम कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता। 1 साल के बाद वो दोबारा से फिर 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाएगा, फिर 1 साल के लिए नहीं हो सकता, फिर 5 के लिए हो जाएगा, फिर 1 के लिए नहीं हो सकता। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कूलिंग पीरियड ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर का कूलिंग पीरियड कितना होता है? 1 ईयर। मैनेजिंग डायरेक्टर का कूलिंग पीरियड कितना होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर का कूलिंग पीरियड 1 ईयर होता है। आंसर ए है इसका। क्या है इसका आंसर? ए है इसका आंसर। आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर कोई भी पर्सन मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है या कैसा भी कोई सा भी डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है, उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मतलब कम से कम इतनी एज हो तो ही आप कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते। सर हमने पढ़ा है 21 साल मैक्सिमम, कि इससे ज्यादा एज पे आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं रह सकते। सर हमने पढ़ा है 70 साल। तो मतलब आप बोल रहे हो कि 21 से 70 के बीच का, 70 के बीच का जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। हाँ जी सर। क्या ऐसी कोई सिचुएशन है कि जिसमें बंदे की एज 70 हो चुकी है, फिर क्रॉस कर गया 70, तब भी वो कंपनी में डायरेक्टर बना रह जाए? हाँ है। देखो जनरली 70 से ऊपर जब उम्र हो जाती है, एज हो जाती है, तो डायरेक्टर बनाने से क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि हम सोचते हैं, हम ये मानते हैं ऐसा कि डायरेक्टर की एज 70 से ऊपर हो गई, अब वो अपने डिसीजन उतना बेहतर तरीके से नहीं ले सकता जितना वो पहले ले सकता था। अब वो अपना डिसीजन जो है वो उतना बेहतर तरीके से नहीं ले सकता जितना वो पहले ले सकता था, क्योंकि उसकी एज ज्यादा हो गई, माइंड काम करना बंद हो गया। मैं अगर वैसे बोलूं, हालांकि ऐसे देसी भाषा में बात करते हैं कि यार ये सटिया गया है, मतलब अभी ये डिसीजन अपना पूरी तरीके से नहीं ले पा रहे, इसलिए 70 साल मैक्सिमम रखी है। लेकिन सोचिए
अगर जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर्स स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ये बोल दें कि चाहे से हमारे डायरेक्टर की एज 70 से ऊपर हो गई, हमें तो आज भी इनके डिसीजन पे भरोसा है, ये बेस्ट है, कोई टेंशन नहीं है, चाहे से इनकी एज 70 से ऊपर हो गई, ये बढ़िया डिसीजन लेंगे। हाँ तो रह सकता है फिर वो 70 से ऊपर तो रह सकता है, चाहे से एज 70 हो गई, वरना नॉर्मली जो एज है मैक्सिमम एज वो 70 ईयर्स है, मिनिमम 21 ईयर्स। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में एक इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट आता है। स्टूडेंट बोलता है सर अभी अभी आपने बोला कि अगर कोई बंदा कंपनी में मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर है तो वो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, फिर कूलिंग पीरियड जो होगा वो 1 ईयर का होगा। ये तो आपने मैनेजिंग और होल टाइम की कहानी बताई, कंपनी में तो बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, बाकी के डायरेक्टर्स होते हैं, उनका क्या? सबका अलग अलग है। ऐसे एक सेंटेंस में अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि सबका अलग अलग है, सबका अलग है। क्योंकि देखो एडिशनल डायरेक्टर जिस दिन अपॉइंट होता है उसके नेक्स्ट एजीएम तक वो रहता है, चाहे से नेक्स्ट एजीएम 4 घंटे बाद में क्यों ना है, चाहे से नेक्स्ट एजीएम 4 महीने बाद में क्यों ना है, तब तक रहता है। सबका टाइम अलग अलग है। तो इसलिए आप ऐसे, आपको पूरा डायरेक्टर चैप्टर जब पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा सबका अलग अलग कूलिंग पीरियड। क्लियर? ऑडिटर के केस में बड़ा इजी होता है, उसमें हम बता देते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स तक नहीं रह सकता। तो विपिन आया आपको अपना क्वेश्चन का आंसर समझ में? सबका अलग है। जैसे देखो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर लाइफ टाइम में कभी अपॉइंट ही नहीं हो सकता, उसका कूलिंग पीरियड तो पूरा ही लाइफ टाइम है। नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं हो सकता क्योंकि वो तो बैंक ने अपॉइंट किया था। एडिशनल डायरेक्टर जो है वो रहता एजीएम तक, फिर उसके बाद रीअपॉइंट हो जाए। सबका अलग अलग है विपिन। तो विपिन एक बार चैट पर क्लियर करो, ये आई आपको बात समझ में कि इसका कोई एक सेंटेंस का आंसर नहीं है, ये सबका डायरेक्टर का कूलिंग पीरियड बहुत अलग अलग होता है। विपिन एक बार चैट पे रिप्लाई पे बताएं ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका कि नहीं? ओके ठीक है। चलो स्टूडेंट मेरे से ये बोलता है, बोले सर एक बात बताओ, हमने पढ़ा है डायरेक्टर चैप्टर, और हमने जब भी ये डायरेक्टर चैप्टर पढ़ा है तो सर हमको ये पता लगा है उस डायरेक्टर चैप्टर के अंदर पढ़कर कि जब भी कोई डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसको DIR 12 के अंदर ROC को इंटीमेशन दिया जाता है, कंपनी देती है, कंपनी DIR 12 फाइल करती है और उसमें बताती है कि फलाना बंदा हमारी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, उसकी डिटेल्स बताई जाती हैं। ये सभी डायरेक्टर्स के लिए ऐसा होता है। मैनेजिंग और होल टाइम का भी यही सेम किस्सा होता है या उसका कुछ अलग होता है? उसके अपॉइंटमेंट की जो इंफॉर्मेशन है जिसे हम रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग और होल टाइम, ये भी सेम रहता है क्या? ऐसे DIR 12 फाइल करते हैं ROC को बताने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता, उसका अलग होता है। पहली बात तो उसकी जो अपॉइंटमेंट की रिटर्न है ना वो 60 दिन में जाती है, बाकी सबकी 30 दिन में जाती है, इसकी 60 दिन में जाती है अपॉइंट होने। दूसरी बात वो कौन से में जाती है? MR1 में जाती है। सर MR क्यों? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, इस तरह से हम बोलते हैं इन लोगों को, मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर को, क्योंकि वो पूरा वक्त दे रहे हैं ना कंपनी में अपना। तो जब भी मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट होगा आपकी कंपनी में, उनके अपॉइंट होने के 60 दिन के अंदर MR1 फॉर्मेट के अंदर आप उनके अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन मतलब रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट ROC को दोगे। ये स्पेशल है मैनेजिंग होल टाइम का किस्सा। स्टूडेंट बोलता है खूब बढ़िया समझ में आ गया सर, मेरे को कोई समस्या नहीं है। अब तक टोटल 19 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, टोटल अभी तक 19 क्वेश्चन हो गए हैं। क्लियर है सर मेरे को यहां तक? आगे चल, आगे आ जाते हैं 20th क्वेश्चन पे। आप लोगों ने सेक्शन 203 पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है की मैनेजरियल पर्सनेल। नाम से समझ में आता है कि बहुत जरूरी, मैनेजरियल कंपनी के मैनेजमेंट को संभालने वाला, कंपनी के ऑपरेशंस को संभालने वाला, पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स, ऐसे लोग, ऐसे इंसान जो बहुत जरूरी हैं कंपनी को चलाने के लिए। सर कौन होते हैं ऐसे लोग? अरे यार एक सीक्वेंस होता है कि सबसे जरूर, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फिर वो है, फिर वो है, वो सीक्वेंस हालांकि आपको याद है तो ठीक है, बट होना तो चाहिए।
सबसे ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है कंपनी का, सबसे बड़ा केएमपी, सबसे जरूरी इंसान। उसके नीचे सीएस आता है, कंपनी सेक्रेटरी। उसके नीचे डायरेक्टर्स आते हैं। उसके नीचे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है। उसके नीचे सीएमए आता है। और उसके बाद में कंपनी के दरवाजे खुले हुए होते हैं, ये तो फिक्स है। उसके अलावा कंपनी के दरवाजे खुले हुए होते हैं, कंपनी जिसको चाहे उसको अपना केएमपी बना ले। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों का मतलब क्या होता है? जरूरी है क्या कि कोई बंदा बहुत टैलेंटेड है लेकिन डिग्री होना जरूरी है? गॉड गिफ्ट भी तो होता है ना कोई इंसान ऐसा भी तो हो सकता है जो कंपनी में छोटे लेवल पर काम कर रहा है, लोअर लेवल पे या मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन नहीं है डिग्री। कंपनी को लगता है पर दिमाग तो है ना यार इसमें, ये बंदा तो मतलब करेगा कुछ ना कुछ अच्छा, हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिट दिलवा सकता है। भैया इसको ऊपर लाओ, इसको डिसीजन मेकिंग में बैठाओ, ये सोचता बड़ा अच्छा है, चाहे से डिग्री नहीं है पर ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये मार्केट में बैठकर मार्केट को जानते हैं, ये सब इन्होंने दुनियादारी देख ली है, तो लाओ इसको केएमपी बनाओ। फ्री है, गेट खुला हुआ है, ये तो फिक्स है, इनके अलावा किसी और को बना भी सकती है कंपनी। क्वेश्चन ये आता है क्या सभी कंपनीज में ऐसा कंपलसरी होता है? ना ना ना, वो कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसके अंदर की मैनेजरियल पर्सनल होना चाहिए। लेकिन केएमपी में तो मैंने बहुत सारे लोग बताए, सीईओ, सीएस, डायरेक्टर, सीए, सीएमए। तो सीईओ के केस में 10 करोड़ वाला है, बाकी सबके केस में 10 करोड़ वाला है। सीएस के केस में ये लिमिट चेंज होकर 5 करोड़ हो जाती है। तो अगर आप लोग समझना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि वो कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसके अंदर केएमपी का होना जरूरी है। बट कंपनी सेक्रेटरी के केस में 5 करोड़ भी है तो सीएस होना जरूरी। अगर कंपनी के पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, सीएस होना जरूरी है। अगर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो सीएस तो होगा, बाकी के केएमपी होना जरूरी है। KMP is mandatory in which of the following company having paid up share capital of rupees 10 crores? अब आप बोलोगे कि सर इस पर ए पर क्यों नहीं क्लिक किया आपने? ए पर भी तो कर सकते हो। आप बोल रहे हो कंपनी सेक्रेटरी 5 करोड़, कर तो सकता हूं यार, पर आप खुद सोचो, आप एग्जाम दे रहे हो, आपको अभी इन चारों में से ज्यादा परफेक्ट कौन सा लगता है? ज्यादा परफेक्ट कौन सा लगता है? सर ज्यादा परफेक्ट तो सी लगता है, क्योंकि उसमें पूरा केएमपी कवर हो रहा है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो मैं सीएस वाले को कर रहा हूं, बाकी सबके साथ तो नहीं कर रहा हूं मैं, ये पूरा तो लॉ फुलफिल हुआ नहीं। ऐसा होता है कभी कभी क्वेश्चन में दो ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं जो दोनों सही हैं, आपको उनमें से जो ज्यादा मोर एक्यूरेट है वो चूज करना होता है। इस वक्त आप खुद देख सकते हैं सी वाला ज्यादा एक्यूरेट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों हम लोग सेक्शन 197 पर। स्टूडेंट बोलता है सर क्या है सेक्शन 197? सेक्शन 197 ये बोलता है कि एक कंपनी एक साल में मैक्सिमम कितना मैनेजरियल रेम्युनरेशन पे कर सकती है, मतलब, और मैनेजरियल रेम्युनरेशन में सब लोग आ जाते हैं। ये मैनेजरियल रेम्युनरेशन को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इसका मतलब है एक कंपनी एक साल में डायरेक्टर्स को कितना तनख्वाह सैलरी दे सकती है मैक्सिमम। और इसमें हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रहे, सबको मिला मिलू के बोल रहे हैं, टोटल कंपनी मैक्सिमम कितना एक साल में रेम्युनरेशन दे सकती है। सर वो तो हमने पढ़ा है। सर हमने सिर्फ वो ही नहीं पढ़ा, हमने तो सर यहाँ पर पूरी सब कुछ पढ़ा हुआ है, याद भी है हमको कि कंपनी एक साल में मैक्सिमम 11% दे सकती है, वो भी अपने नेट प्रॉफिट का। फिर हमने उसका बाइफिकेशन पढ़ा हुआ है, वो ठीक है। लेकिन सर एक डाउट भी है हमारा मन में। मैंने बोला क्या डाउट है भाई? बोला सर आप बोल रहे हो कि कोई भी कंपनी अगर मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन देगी तो 11% देगी, और मेरी अब बात को ध्यान से सुनिएगा, 11% देगी, काई का 11 देगी, किसका 11? नेट प्रॉफिट का 11। और नेट प्रॉफिट किसका? ऑफ दैट करंट ईयर, ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। यहां पे इसमें क्वेश्चन घूम के आता है,
और बच्चा गलत कर आता है, जल्दी जल्दी में टिक ऊपर नीचे कर देता है, बस वो करंट ईयर देखता है। उसे ये भी देखना है कि करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस नहीं, वो फाइनेंशियल ईयर देखा उसने और बस करके आ गया, ना ना ना, करंट फाइनेंशियल ईयर। एक कंपनी मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन दे सकती है डायरेक्टर्स को? 11% काई का? करंट फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट का। स्टूडेंट बोलता मैं समझ गया, लेकिन एक डाउट है, अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर से बहुत ज्यादा खुश है, वो बोले मैं तो नहीं मान रही 11% पे, मुझे तो ज्यादा देना है, मुझे तो अपने डायरेक्टर को अपनी करंट फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट के 11% से ज्यादा देना है रेम्यूनरेशन, तो यार फिर कंपनीज एक्ट में एक शेड्यूल 5 दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लो। वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसके 2 पार्ट फॉलो कर लो, दे दो रेम्यूनरेशन। कंपनी बोले मैं तो यहां भी नहीं थकू, कंपनी पुष्पा मूवी देख के आ गई, वो बोले मैं नहीं रुकूंगा भाई, मेरे को करंट फाइनेंशियल ईयर के 11% जो है उससे भी ज्यादा देना है। आप बोल रहे हो ज्यादा देना है तो शेड्यूल 5 को मान लो, मैं नहीं मान रहा शेड्यूल 5 को, मुझे तो उससे भी ज्यादा देना है। तो फिर सेक्शन 200 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही है आपके पास में, वो बता देगी आप कितना दे सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है पॉसिबल। सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 200 में बता देगी, बहुत सारी चीजों को चेक करके बताती है। स्टूडेंट बोलता है मेरे को समझ में आ गया सर, क्वेश्चन करवाओ। मैक्सिमम रेम्यूनरेशन इन अ फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट बी मोर देन 11% ग्रॉस प्रॉफिट का, ना जी ना। 11% नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, ना जी ना। 11% ऑफ फ्री रिजर्व्स ऑफ करंट ईयर, ना जी ना। 11% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, यस। एक बार सभी बच्चे जल्दी से चैट पर बताएं, हमने 21 क्वेश्चन कर लिए हैं, 21 क्वेश्चन कर लिए हैं, यहां तक आपको समझ में आई कि नहीं है? जल्दी से एक बार मुझको बता देंगे यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर समझ में आ चुका है। ओके, ठीक है बच्चों, एक मिनट।